हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आरएमएस इंस्टीट्यूट ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन। आज मैं आपके लिए पुनः एक बार इंटरेस्टिंग और अमेजिंग टॉपिक लेकर आया हूं। कल हमने कोशिका के बारे में चर्चा की थी कि कोशिका क्या होती है। कोशिका आज हम कोशिका के अंगों के बारे में पढ़ने वाले हैं। टाइप्स ऑफ सेल, मतलब कोशिका किन किन चीजों से मिलकर के बनी हुई होती है, कोशिका के अंदर कौन कौन से अंग सम्मिलित रहते हैं। तो कल मैं आपको एक बार पुनः कल कोशिका के बारे में बता देता हूँ, जिसके बारे में हम कल चर्चा कर चुके हैं कि कोशिका क्या होती है। कोशिका हमने पढ़ा था सेल। कोशिका जो अपन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? अपन कोशिका कहते हैं। कोशिका को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। कोशिका को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। मैं आपसे एक नंबर में प्रश्न पूछूं या एक नंबर में आपको प्रश्न आ जाए कि कोशिका का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, कोशिका की स्टडी करते हैं, वो क्या कहलाती है? तो मैंने आपको कल भी बताया था कि साइटोलॉजी। क्या कहलाती है वो? साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है वो क्या कहलाती है? साइटोलॉजी। साइटो का अर्थ है सेल, लॉजी का अर्थ है स्टडी, यानी कि सेल की स्टडी किसके अंतर्गत की जाती है? साइटोलॉजी के अंतर्गत। फिर मैंने आपको बताया था कि सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने किसकी खोज की थी? कोशिका की खोज की थी। लेकिन इन्होंने कैसी कोशिका की खोज की थी? मृत कोशिका की खोज की थी। इन्होंने किस प्रकार की कोशिका की खोज की थी? मृत कोशिका की खोज की थी, अर्थात मरी हुई कोशिकाओं की खोज की थी। उसके बाद में एक वैज्ञानिक आए मेरे, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। इन्होंने सन 1674 ईस्वी में जीवित कोशिका की खोज की थी। मैं बता चुका आपको कि जो मृत कोशिका की जो खोज की थी वो कॉर्क में की थी, और इन्होंने एक शैवाल था स्पाइरोगोरा, उसमें इन्होंने जीवित कोशिका को देखा था। किसने? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने, सन 1674 में। उसके बाद जर्मनी वैज्ञानिक थे हमारे दो, स्लाइडेन एवं स्वान। स्लाइडेन जो वैज्ञानिक थे वो वनस्पति वैज्ञानिक थे और वो जंतु वैज्ञानिक थे। इन्होंने दोनों में कोशिका पर स्टडी करके इन्होंने एक अपनी थ्योरी प्रस्तुत की, जिसे मैंने कल बताया कोशिका सिद्धांत कहा जाता है। जिसको कौन सा सिद्धांत कहा जाता है? कोशिका सिद्धांत कहा जाता है। कोशिका सिद्धांत क्या है? कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन एवं स्वान नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया क्या है? सिद्धांत है, जिसके अकॉर्डिंग जीवों की जो संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? कोशिका कहलाती है। अर्थात सभी जीवों का जो निर्माण होता है वो किससे होता है? कोशिकाओं से होता है। कोशिकाओं में किसकी क्षमता पाई जाती है? विभाजन की क्षमता पाई जाती है। ठीक है, तो ये कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? स्लाइडेन एवं स्वान नामक वैज्ञानिक ने क्या दिया था? कोशिका सिद्धांत दिया था। अब हम बात करते हैं, जो हमारा आज का जो मेन टॉपिक है वो है कोशिका के अंग, ऑर्गन्स ऑफ सेल्स। कोशिका के अंग कौन कौन से हैं, कोशिका के अंदर पाया क्या क्या जाता है, वो चीज अपन पढ़ते हैं। सबसे पहला जो अंग है वो है कोशिका झिल्ली। कोशिका के अंदर में जो पाई जाने वाला जो सबसे पहला जो अंग है वो क्या है अपन का? कोशिका झिल्ली। देखो, कोशिका झिल्ली मैं आपको जैसे बताऊं, ये मेरा कोई बैग है, ठीक है। माना कि मैं बाजार गया, बाजार से मैं आलू प्याज टमाटर, तो मुझे उसने एक ही थैली में डाल के दे दिए। तो मेरी जो थैली है वो बाहर का जो आवरण है उसके अंदर में काफी सारी सब्जियां पड़ी हुई हैं, लेकिन जो मेरी थैली है वो क्या है? वो क्या है? मेरी कोशिका झिल्ली है। जैसे ये मेरी बाहर का जो सबसे बाहर का जो आवरण होता है वो क्या होती है? मेरी कोशिका झिल्ली। क्या होती है? मेरी कोशिका झिल्ली। अब कोशिका झिल्ली के अंतर्गत में क्या पड़े रहते हैं? काफी सारे ऑर्गन्स पड़े रहते हैं, जैसे कोशिका भित्ति, जैसे कोशिका भित्ति नहीं, जैसे इसका केंद्रक हुआ, अंतःप्रद्रव्य जालिका हुआ, राइबोसोम हुआ, लाइसोसोम हुआ। इस तरीके के जो काफी सारे इसमें पड़े रहते हैं। जैसे केंद्रक हो गया, इसके नीचे अपन की क्या हो गई? अंतःप्रद्रव्य जालिका हो गई, अपन का माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। तो इस तरीके से इसमें कोशिका झिल्ली क्या सबसे बाह्य आवरण होता है। कोशिका झिल्ली क्या होती है? सबसे बाह्य आवरण होता है। डेफिनेशन में देखूं तो कोशिका के सभी अंग किसमें रहते हैं? एक झिल्ली के द्वारा घिरे हुए रहते हैं। एक झिल्ली के द्वारा घिरे हुए रहते हैं। कोशिका में जितने भी अंग पाए जाते हैं वो एक झिल्ली के चारों तरफ घिरे हुए रहते हैं। झिल्ली के क्या है? चारों तरफ घिरे हुए रहते हैं। उसको अपन क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं। इस कोशिका झिल्ली में अंदर की तरफ क्या पाया जाता है? एक चिकना द्रव पाया जाता है, जिसे अपन क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य कहते हैं। जिसे अपन क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य। तो मैं आपसे पूछूं सबसे बाह्य आवरण क्या है अपन का? कोशिका झिल्ली। सबसे बाह्य आवरण क्या है? कोशिका झिल्ली। कोशिका के सभी अंग एक झिल्ली के द्वारा घिरे हुए रहते हैं। झिल्ली कैसी होती है? अर्धपारगम में झिल्ली होती है। कैसी होती है? अर्धपारगम में झिल्ली होती है। कोशिका झिल्ली जंतु तथा पादप कोशिका दोनों प्रकार की कोशिकाओं में पाई जाती है। जो कोशिका झिल्ली है वो क्या जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों प्रकार की कोशिकाओं में पाई जाती है। अभी करने का कार्य क्या करती है? इसका वर्क क्या है? व्हाट इज द वर्क ऑफ सेल मेम्ब्रेन। कोशिका को इंग्लिश में अपन सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। कार्य क्या करती है? कोशिका के अंदर पाए जाने वाले जितने भी पदार्थ हैं उन पर क्या करती है? नियंत्रण करने का कार्य करती है। कोशिका के अंदर पाए जाने वाले जितने भी पदार्थ हैं उन पर नियंत्रण करने का कार्य कौन करता है? कौन करती है बेटा? कोशिका झिल्ली। कौन करती है? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली के अंतर्गत क्या क्या चीज पाई जाती है? मैं आपसे पूछूं, जो कोशिका है यानी कि जो आवरण है, थैली है, एक थैली है, उसमें क्या काफी सारी सब्जियां पड़ी हुई हैं, तो इसी तरह कोशिका क्या है? झिल्ली है अपन की।
उसके अंतर्गत में पाया क्या क्या जा रहा है, पाया अपन के जा रहा है, जैसे ये अपन की माना की कोशिका झिल्ली, इसके अंतर्गत में पाए जाने वाले अंग कौन कौन से हैं, पाए जाने वाले अंग कौन कौन से हैं, जैसे केंद्रक हो गया अपन का, अंदर क्या पाया जाता है, केंद्रक हो गया, राइबोसोम हो गया, राइबोसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया, इनके बारे में सबके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे अपन, ठीक है। ओके, लाइसोसोम हो गया, अंतःप्रद्रव्य जालिका हो गई अपन की, क्या हो गई, अंतःप्रद्रव्य जालिका हो गई, कोशिका द्रव्य हो गया, राइबोसोम, लाइसोसोम, तो ये क्या है, कोशिका झिल्ली के अंतर्गत में पाए जाने वाले क्या हैं, ये इनके अंग है। बिग भाई आवरण है वो क्या कहला रही है, कोशिका झिल्ली कहला रही है, उसके अंदर जो द्रव्य पाया जा रहा है वो क्या है, अपन का कोशिका द्रव्य। क्या पढ़ा मैंने, ये एक अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, कोशिका झिल्ली कैसी झिल्ली है, एक अर्धपारगम्य झिल्ली है, जंतु तथा पादप दोनों में पाई जाती है, जंतु कोशिका हो चाहे पादप कोशिका हो, दोनों में कोशिका झिल्ली पाई जाती है। लेकिन मैं बात करूं कोशिका भित्ति की, तो कोशिका भित्ति जो होती है वो जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती, ये ओनली किसमें पाई जाती है, पादपों में पाई जाती है, ठीक है। ठीक है, ये क्या कार्य करती है, कोशिका के अंदर पाए जाने वाले पदार्थों का नियंत्रण करने का कार्य करती है। कोशिका के अंदर में जो पाए जाने वाले ऑर्गन्स हैं उन पर जो नियंत्रण करने का कार्य कौन करेगी, अपन की कोशिका झिल्ली करेगी। क्या करेगी, कोशिका झिल्ली। तो इसलिए कोशिका झिल्ली को मैं क्या कह सकता हूँ, मुख्य अंग या बाह्य आवरण कह सकता हूँ, जो अंदर पाए जाने वाले, कोशिका झिल्ली में पाए जाने वाले जो अंग है उन पर क्या करने का कार्य कर रही है, नियंत्रण करने का कार्य कर रही है, कौन, मेरी कोशिका झिल्ली। सेकंड में ऑर्गन पे चलता हूँ, कोशिका भित्ति होती है, ये क्या, कोशिका जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती, लेकिन किस में पाई जाती है, कोशिका वो पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। क्या पाई जाती है, पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। देखो क्या लिखा, पादप कोशिकाओं में पाई जाने वाली, यानी कि पादपों में पाई जाने वाली एक भित्ति होती है, कौन सी, कोशिका भित्ति, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती, किसमें पाई जाएगी, पादप कोशिकाओं में पाई जाएगी। यह कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी हुई होती है। एक नंबर में यहाँ से प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि जो पादपों की जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी हुई होती है, तो पादपों की कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई होती है, पादपों की कोशिका भित्ति जो होती है वो सेल्यूलोज की बनी हुई होती है, किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। यह पादपों को कठोरता प्रदान करने का कार्य करती है, पादप है उनको कठोरता प्रदान करने का कार्य कौन कर रही है, उनके चारों तरफ पाई जाने वाली एक भित्ति, क्या पाई जाने वाली, क्या भित्ति, कौन सी कोशिका भित्ति, उनको क्या प्रदान करने का कार्य कर रही है, कठोरता प्रदान करने का कार्य कर रही है। और जो अपन के पादप कोशिका उसको निश्चित आकृति और आकार प्रदान करती है, उसको एक निश्चित आकृति, मैं आपको बता दूं जो पादप कोशिका की आकृति होती है वो वर्गाकार होती है, चौकोर होती है, लेकिन जबकि अपन जंतु कोशिका की बात करें तो वो गोलाकार होती है, जंतु कोशिका की बात करें तो वो कैसी होती है, अपन की गोलाकार होती है। पादपों को कठोरता प्रदान करने का कार्य कौन कौन करती है, पादप कोशिका को जो कठोरता प्रदान करेगी वो कौन सी करेगी, कोशिका भित्ति। क्या प्रदान करेगी, मेरी कोशिका भित्ति, ठीक है, ठीक है। पादप कोशिकाओं को निश्चित आकृति और निश्चित आकार कौन प्रदान करती है, निश्चित आकृति और आकार कौन प्रदान करती है, मेरी पादपों की कोशिका भित्ति। क्या ये जंतु कोशिकाओं में पाई जाती है, नहीं, यह कोशिका भित्ति जो होती है वो जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती, ये पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, जो कि पादप को क्या प्रदान करती है, निश्चित आकृति और आकार प्रदान करती है, ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न दिए हुए हैं जो पूछे ही जाते हैं, चाहे आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे लो, ये प्रश्न आते हैं साइंस में, कि जैसे पादपों की कोशिका भित्ति, पादप कोशिकाओं में पाई जाने वाली जो कोशिका भित्ति है वो किस चीज की बनी होती है, तो मैंने आपको बता दिया किसकी बनी है, वो सेल्यूलोज की बनी है, किसकी बनी है, सेल्यूलोज की बनी हुई है। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी, कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी है, काइटिन की बनी है, किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। जबकि जीवाणुओं की कोशिका भित्ति, जीवाणुओं की कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई होती है, जीवाणु की कोशिका भित्ति है वो पेप्टिडोग्लाइकिन की बनी हुई होती है। ये तीन इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपको याद रखने हैं। ये पादपों में पाई जाने वाली जो पादप कोशिका भित्ति, जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी हुई होती है। कवकों की कोशिका भित्ति मेरी काइटिन की बनी हुई होती है, और जीवाणु की कोशिका भित्ति मेरी पेप्टिडोग्लाइकिन की बनी हुई होती है। ओके, तो क्या पढ़ा मैंने, सबसे पहले मैंने पढ़ा कोशिका झिल्ली, फिर उसके बाद में एक उसके अंदर द्रव्य पाया जाता है वो कोशिका द्रव्य। कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति किस में नहीं पाई जाती, जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती, किन में पाई जाती है, पादप कोशिकाओं में पाई जाती है मेरी, क्या कोशिका, वो कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है, मेरी पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। ओके, तीसरा जो अपन का है वो है अपन की अंतःप्रद्रव्य जालिका। अंतःप्रद्रव्य जालिका, अंतःप्रद्रव्य जालिका को अपन क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपन किसको कहते हैं, अंतःप्रद्रव्य जालिका को पाया जाता है, खुरदरी संरचना पाई जाती है जिसको अपन क्या कहते हैं, अंतःप्रद्रव्य जालिका कहते हैं। ये कोशिका को क्या प्रदान करने का कार्य करती है, कोशिका है उसको इंटरनल
हेल्प प्रदान करने का कार्य करती है, आंतरिक सहायता प्रदान करने का कार्य करती है। कौन? अपन की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि अंतःप्रद्रव्य जालिका। अंतःप्रद्रव्य जालिका, अंतःप्रद्रव्य जालिका पर क्या पाए जाते हैं? छोटे छोटे जो कण बिखरे होते हैं उनको राइबोसोम कहते हैं। आगे चर्चा करेंगे अपन। कोशिका को आंतरिक सहायता प्रदान करने का कार्य कौन करती है? अपन की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हाँ तो बेटा तीसरा अपन का मुख्य ऑर्गन कौन सा है? अंतःप्रद्रव्य जालिका, जिसको अपन क्या कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये क्या कर रहा है? क्या कार्य प्रदान कर रहा है? ये कोशिका को आंतरिक सहायता प्रदान करने का कार्य करता है। मैं देखो अंतःप्रद्रव्य जालिका जो होती है अपन की कोशिका होती है, उसमें दो प्रकार की पाई जाती है। एक तो होती है अपन की चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको अपन एसईआर कहते हैं। क्या कहते हैं? एसईआर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपन कहते हैं। ये क्या कार्य करती है? अंतःप्रद्रव्य जालिका कितनी प्रकार की? अपन की दो प्रकार की। क्या कार्य कर रही है? यह कोशिका के कार्बोहाइड्रेट व वसा के संश्लेषण में सहायक होती है। अपन का जो कोशिका में कार्बोहाइड्रेट एवं वसा का जो संश्लेषण होता है उसमें सहायक कौन सी होती है? अपन की स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका। अपन जो कोशिका होती है उसको सहायता प्रदान कौन कर रहा है? आंतरिक सहायता कौन प्रदान कर रहा है? अंतःप्रद्रव्य जालिका। लेकिन मैं बात करूं प्रकारों की, तो अंतःप्रद्रव्य जालिका कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। एक होती है चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका, एक होती है अपन की खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका। इसको अपन बोलते हैं RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसकी सतह पर क्या होते हैं? कुछ प्रवर्ध निकले हुए होते हैं, कुछ खुरदरी संरचना पाई जाती है, जिनको अपन क्या कहते हैं? राइबोसोम कहते हैं। जिनको अपन क्या कहते हैं? राइबोसोम कहते हैं। और हम जानते हैं राइबोसोम जो होता है वो किसके संश्लेषण में सहायक होता है? प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होता है। किस में सहायक होता है? वो प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होता है। ठीक है, ठीक है। मैं आपसे पूछूं कि कार्बोहाइड्रेट एवं वसा के संश्लेषण में अंतःप्रद्रव्य जालिका का कौन सा भाग सहायक होता है? तो यदि भाग पूछे तो वो कौन सा है? अपन का चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका। कौन सा भाग है? चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका जो होती है वो कोशिकाओं में कार्बोहाइड्रेट एवं वसा के संश्लेषण में क्या होती है? सहायक होती है। और खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका पर कुछ कण पाए जाते हैं, छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, जिनको राइबोसोम कहते हैं। और राइबोसोम हमारा प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होते हैं। आगे अपन बात करते हैं राइबोसोम की। तो राइबोसोम क्या है? कोशिका का सबसे छोटा अंग है, जिसकी खोज किसने की थी? पैलाडे नामक वैज्ञानिक। तो देखिए बेटा, जो अगला हमारा जो भाग आता है सेल का, जो कोशिकांग होता है, कोशिका के अंदर पाए जाने वाला जो अंग है, कोशिकांग है, वो कौन सा है? अपन का जो चौथा है वो है राइबोसोम। मैंने आपको राइबोसोम की डेफिनेशन बताई। राइबोसोम की डेफिनेशन मैंने आपको क्या बताई? डेफिनेशन मैंने आपको ये बताई। मैंने आपको अंतःप्रद्रव्य जालिका कितने टाइप्स की बताई? मैंने अंतःप्रद्रव्य जालिका दो टाइप्स की मैंने आपको बताई। एक बताई मैंने आपको SCR स्मूथ, और दूसरी मैंने कौन सी बताई? RER। तो अपन की जो खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका थी उस पर क्या पाई जा रही थी? कुछ छोटे छोटे कण पाए जा रहे थे। कुछ छोटे छोटे कण पाए जा रहे थे, जिनको अपन ने क्या कहा था? राइबोसोम। जिसको अपन ने क्या कहा था? राइबोसोम। मेरे बेटा राइबोसोम का मैंने वो क्या कार्य बताया था? राइबोसोम क्या कर रहा था? मेरा प्रोटीन का संश्लेषण कर रहा था, नहीं कर रहा था? तो राइबोसोम का क्या कार्य है? राइबोसोम किसका संश्लेषण करता है? प्रोटीन का संश्लेषण करता है। राइबोसोम किसका संश्लेषण करता है? प्रोटीन का संश्लेषण करने का कार्य कौन करता है? राइबोसोम। तो राइबोसोम किन्हें कहते हैं? खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका पर क्या पाए जाते हैं? मेरे छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, जिनको क्या कहते हैं? RER, जिनको राइबोसोम कहते हैं। ठीक है। राइबोसोम क्या है? कोशिका का सबसे छोटा अंग है। कोशिका का सबसे जो छोटा अंग है वो कौन सा है? राइबोसोम है। राइबोसोम एक ऐसा अंग है जो पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। दोनों में पाया जाता है। राइबोसोम क्या कार्य करता है? राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करने का कार्य करता है, इसलिए इसको अपन प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं? प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहते हैं। क्यों? मुख्य कार्य क्या है इसका? प्रोटीन का संश्लेषण करने का कार्य कौन करता है? राइबोसोम करता है, इसलिए इसको अपन प्रोटीन की क्या कहते हैं? फैक्ट्री कहते हैं। राइबोसोम के अगर टाइप्स देखें तो राइबोसोम जो होता है वो टू टाइप्स में डिवाइडेड रहता है। पहला जो टाइप होता है वो होता है अपन का 70S, और दूसरा जो टाइप होता है वो 80S होता है। 80S को भी यदि अपन डिवाइडेड करें तो 40S और 30S में क्या रहता है? डिवाइडेड रहता है। ओके ओके। क्या बताया मैंने? यानी कि कोशिकाओं का जो सबसे छोटा अंग है वो मेरा कौन सा होता है? वो राइबोसोम होता है। राइबोसोम की जो अंग की खोज है, राइबोसोम क्या है? एक कोशिका अंग है, कोशिका के अंदर पाए जाने वाला अंग है। कैसा अंग है? सबसे छोटा अंग है। इसकी जो खोज है वो पैलाडे नामक वैज्ञानिक ने की थी। पैलाडे नामक वैज्ञानिक ने की थी। कैसा अंग है? पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाए जाने वाला ये अंग है। कौन सा? अपन का राइबोसोम है। राइबोसोम को अपन क्या कहते हैं? राइबोसोम को अपन प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, क्योंकि ये क्या कार्य करता है? प्रोटीन का संश्लेषण करने का कार्य करता है। कौन? राइबोसोम। इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। डिवाइड देखें तो राइबोसोम जो होता है वो कितने टाइप्स में डिवाइड रहता है? टू टाइप्स में डिवाइड रहता है। एक तो रहता है 70S और एक रहता है अपन का 80S में। 70S जो अपन के राइबोसोम होते हैं वो आकार में क्या रहते हैं? अपन के छोटे होते हैं। जैसे एग्जांपल में देखूं बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में कौन से राइबोसोम पाए जाते हैं? 70S प्रकार के पाए जाते हैं, जो आकार में कौन रहते हैं? बहुत छोटे प्रकार के राइबोसोम होते हैं। ठीक है। 80S राइबोसोम जो होते हैं वो टू टाइप्स में डिवाइड होते हैं, 40S और 30S। ये आकार में क्या होते हैं? बड़े होते हैं।
जो विकसित पादप और जंतुओं में पाए जाते हैं। विकसित और पादप जंतुओं में कौन से प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं? 80S। राइबोसोम जो होते हैं वो कितने टाइप्स में डिवाइडेड रहते हैं? 2 टाइप्स में। एक तो होता है अपन का 70S, 80S। ठीक है, 70S जो होते हैं वो आकार में छोटे होते हैं, एग्जाम्पल में देखो बैक्टीरिया। और जो 80S जो होते हैं वो आकार में क्या होते हैं? बड़े होते हैं। जैसे विकसित पादप और जंतुओं में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं? क्या किसमें? 80S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। तो ये एक मेरा क्या हुआ? कोशिकांग हुआ, जो कि कोशिका के अंदर क्या होता है? सबसे छोटा अंग होता है कोशिकांग। मैं आज आपके सामने एक नाम दे रहा हूँ, कोशिकांग क्या होते हैं? कोशिका के अंगों को ही क्या कहा जाता है? कोशिकांग कहते हैं। अगला जो मेरा इंपॉर्टेंट है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया वो क्या है? एक कोशिकांग है। कोशिका के अंदर पाए जाने वाला क्या है? एक अंग है, जो कैसा पाया जाता है? गोलाकार और सूत्राकार संरचना में पाया जाता है। अपन देखेंगे तो इस तरीके की आकृति अपन को देखने को मिलती है। इस तरह की आकृति अपन को देखने को मिलती है, तो वो अपन की क्या होती है? माइटोकॉन्ड्रिया होती है। क्या होती है? माइटोकॉन्ड्रिया होती है। कोशिका के अंदर मैंने बताया था आपको, कोशिका के अंदर में क्या होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का क्या कहते हैं? पावर हाउस कहते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का जो कार्य होता है वो क्या होता है? ऊर्जा का संश्लेषण करना होता है। क्या करने का? ऊर्जा का संश्लेषण करने का कार्य करता है। अर्थात जो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो ऊर्जा उत्पन्न करने का कार्य करता है। अब ये ऊर्जा किस रूप में प्रदान करता है? ये ऊर्जा को एटीपी के रूप में अपन का वो प्रदान करता है। एटीपी के रूप में ये ऊर्जा का निर्माण करता है। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा का निर्माण करता है ये कौन सा? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज की है वो 1880 ईस्वी में कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने की थी। याद रखना बेटा, कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने 1880 में क्या की है? खोज की है। उसके 10 साल बाद 1890 में अल्टमान ने क्या है? कोशिका में इसकी उपस्थिति को बताया। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने करी? कोलिकर ने। अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने 1890 ईस्वी में क्या देखा? कोशिका का उन्होंने अध्ययन किया, तो उसमें उनकी जो उपस्थिति है उनको बताया। किस वैज्ञानिक ने? अल्टमान ने। किस वैज्ञानिक ने? अल्टमान ने। अल्टमान ने माइटोकॉन्ड्रिया को क्या नाम दिया? वेरी इंपॉर्टेंट, बायोब्लास्ट। क्या नाम दिया? बायोब्लास्ट। अल्टमान ने माइटोकॉन्ड्रिया को क्या नाम दिया? बायोब्लास्ट नाम इन्होंने दिया। 1898 में हम देखेंगे वैज्ञानिक आए सी बेंडा, इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। इन्होंने क्या नाम दिया था? माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। तो खोज किसने करी मेरे बेटा? ई कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने। ओके, अल्टमान ने क्या नाम दिया? अल्टमान ने बायोब्लास्ट नाम दिया। इनकी कोशिका में इनकी उपस्थिति को बताया। किसने? अल्टमान ने। 1898 में सी बेंडा नामक वैज्ञानिक आए, उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया इनको नाम दिया। इसे क्या कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस, शक्ति ग्रह, ऊर्जा ग्रह इसको कहा जाता है। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को, क्योंकि ये क्या कार्य करता है? ये ऊर्जा उत्पन्न करने का कार्य करता है। कोशिकाओं में क्या होते हैं? धौरी झिल्ली युक्त, क्या होते हैं? धौरी झिल्ली कोशिकाओं पाए जाते हैं, जिनको क्या कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। अर्थात ये धौरी झिल्ली कोशिका के रूप में पाया जाता है। कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। इसके जो बाहरी जो कण होते हैं, छोटे छोटे कण निकले होते हैं, उनको अपन क्रिस्टी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी सतह पर क्या निकले रहते हैं? छोटे छोटे कण निकले हुए रहते हैं, जिनको अपन क्या कहते हैं मेरे बेटा? क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। कोशिका में पाए जाने वाले कोशिका में किस रूप में पाया जाता है? गोलाकार सूत्राकार संरचनाओं के रूप में पाए जाने वाला ये क्या है? एक मेरा कोशिकांग है। कौन सा? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ऊर्जा का निर्माण करता है, ऊर्जा का संश्लेषण करता है। ऊर्जा का निर्माण किस रूप में करता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा का निर्माण करता है। खोज किसने करी? ई कोलिकर ने की थी। अल्टमान ने क्या बताया? इसकी उपस्थिति को बताया था। अल्टमान ने इसका नाम क्या रखा था? बायोब्लास्ट नाम रखा था। अल्टमान ने इसका क्या नाम रखा था? बायोब्लास्ट नाम इसका रखा था। ठीक है, सी बेंडा नामक वैज्ञानिक ने इनको क्या नाम दिया? माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। तो अगले हम चलते हैं, अगले जो कोशिकांग है अपन के, अगले जो कोशिकांग है वो है अपन का लाइसोसोम। अगला जो कोशिकांग है वो कौन सा है? अपन का लाइसोसोम। और ये अगला है, इससे अगला है वो है तारककाय। तो लाइसोसोम और तारककाय क्या है? तो मैं आपको बता सकता हूँ। क्या पढ़ रहे हैं अपन? कोशिका के अंग पढ़ रहे हैं। कोशिका के अंदर पाए जाने वाले क्या पढ़ रहे हैं अपन? अंग पढ़ रहे हैं। लाइसोसोम, लाइसोसोम क्या? कोशिका के अंदर पाए जाने वाला एक अंग है, जिसकी खोज किसने की? डी नामक वैज्ञानिक ने की थी। जिसकी खोज किसने की थी? डी नामक वैज्ञानिक ने, डी नामक वैज्ञानिक ने की थी। यह क्या कार्य करता है? लाइसोसोम, लाइसोसोम जो है कोशिका के अंदर क्या करता है? पाचन का कार्य करता है। देखिए होता क्या है, इसमें क्या होता है? अपन की कोशिका होती है, उसके अंतर्गत जो लाइसोसोम होता है, इसके अंदर में क्या होते हैं? जल अपघटक एंजाइम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? जल अपघटक एंजाइम पाए जाते हैं। यदि कोशिका का कोई भी अपन अंग जो होता है वो कार्य नहीं करता है, तो इस अंग को नष्ट कर देता है। अर्थात इसको अपन क्या कहते हैं? आत्मघाती थैली के रूप में भी, आत्मघाती थैला भी इसको अपन कहते हैं। लाइसोसोम को क्या कहते हैं? आत्मघाती थैली भी इसको अपन कहते हैं। यदि कोशिका का कोई अंग जो होता है वो कार्य नहीं करता, प्रॉपर तरीके से कार्य नहीं करता, तो ये खुद को क्या कर लेता है? नष्ट कर देता है। खुद की जो थैली होती है वो फट जाती है। इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं? कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहते हैं, इसको सुसाइड बैग भी कहते हैं। एक नंबर में यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि कोशिका में ऐसी कौन सी थैली है या कोशिका का ऐसा कौन सा अंग है जिसको आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है, तो उत्तर में क्या आएगा? ऑप्शन में अपन का लाइसोसोम इज द करेक्ट होगा। ठीक है, लाइसोसोम क्या होगा? करेक्ट होगा अपन का। क्या
लाइसोसोम क्या है, खोज किसने की, ड्यूरी नामक वैज्ञानिक ने की थी। क्या होता है, कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करता है। क्या करता है, क्या कार्य करता है, पाचन का कार्य करता है। इसके अंतर्गत में क्या पाए जाते हैं, जल अपघटक एंजाइम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, जल अपघटक एंजाइम पाए जाते हैं। कोशिका का कोई अंग कार्य नहीं करता है तो क्या कर देता है, स्वयं अपने आप को क्या कर लेता है, नष्ट कर देता है। इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं, सुसाइड वैग भी कहते हैं, आत्मघाती थैले भी कहते हैं। अगला जो है वो क्या है, तारक का है। कोशिका में पाए जाने वाले क्या है, कोशिकांग है। केवल किन में पाया जाएगा, जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है, पादप कोशिकाओं में ये नहीं पाया जाता। क्या, तारक का। एक क्या होती है, केंद्रक के पास पाई जाने वाली एक बेलनाकार संरचना होती है जिसको तारक का कहते हैं। केंद्रक में के पास में पाई जाती है, इसलिए किसका कार्य करती है, कोशिकाओं के विभाजन में सहायता करती है, यानी कि कोशिकाओं का रेप्लिकेशन, उनके विभाजन में जो होती है क्या करती है, सहायता करता है। कौन, तारक का प्रदान करता है। किसके पास स्थित रहता है, केंद्रक के पास में स्थित रहता है। कौन, तारक का है। कैसी संरचना होती है, एक बेलनाकार संरचना होती है। किसके पास में, केंद्रक के पास में। क्या सहायता करेगा, कोशिका विभाजन में सहायता करता है। तो आज हमने क्या सीखा, आज हमने कोशिका के बारे में सीखा कि कोशिका क्या है, कोशिका की खोज किसने की, जीवित कोशिका, मृत कोशिका की खोज किसने की। उसके बाद हमने कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अंग, जो कोशिका होती है उसके अंदर में कौन कौन से अंग पाए जाते हैं, किन किन चीजों से कोशिका मिलकर के बनी हुई। तो हमने पहला पढ़ा कोशिका झिल्ली, फिर कोशिका द्रव्य, कोशिका भित्ति, अंतःप्रद्रव्य जालिका, राइबोसोम, लाइसोसोम, तारक का है। तो ये क्या है, अपन के कोशिका के अंदर पाए जाने वाले क्या है, भाग है। ठीक है बेटा, तो ये आपका कोशिका का एक चैप्टर पूरा हुआ। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू, बाय बाय, ओके।